जय हिंद दोस्तों। करेंट टेक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 11 जनवरी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर वीडियो आप अंत तक देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 का आयोजन क्यों किया गया? पहले आक्रमण के 1000 वर्ष और पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर। सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला 1026 ईस्वी में हुआ था और सरदार पटेल द्वारा पुनर्निर्माण 1951 में पूरा हुआ। इसलिए 2026 में 1000 वर्ष और 75 वर्ष पूरे हुए। और डिटेल देख लेते हैं इसका। पहला हमला 1026 में महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। सबसे प्रसिद्ध और विनाशकारी हमला इसे माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। मंदिर लूटा गया और शिवलिंग खंडित किया गया। दूसरा हमला 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां जब ये गुजरात अभियान पे था तब इसने हमला किया था। तीसरा हमला हुआ है 1375 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई गई। चौथा हमला हुआ है 1451 में महमूद बेगड़ा गुजरात का सुल्तान था, मंदिर को दोबारा तोड़ा। अगला हमला हुआ है पांचवा 1706 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद बनाने का एक एफर्ट किया गया। अगला देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान में माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है। कहाँ का मिलता है? ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में। कहाँ पे है? सोमनाथ जिले में। कौन से किसके तट पर? अरब सागर के तट पर। और प्रथम स्थान किसमें है? 12 ज्योतिर्लिंगों में। इतिहास में इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी का आक्रमण प्रमुख है जो किया था 1026 ईस्वी में। ठीक है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर हुआ था। पीछे आपने देखा है। इस मंदिर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में किया था। सोमनाथ मंदिर को श्रद्धा, आस्था और पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। अगला देख लेते हैं। नागपुर नगर निगम ने मतदाता जागरूकता के लिए क्या अभियान चलाया? कौन सा अभियान? बाइक रैली। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने हेतु 11 जनवरी को बाइक रैली आयोजित की गई। अगला देख लेते हैं। इसरो का PSLV C62 मिशन किस उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया? किस उद्देश्य से? पृथ्वी का अवलोकन करने हेतु। ठीक है। PSLV C62 पृथ्वी की निगरानी हेतु उपग्रह लॉन्च करता है जिससे मौसम, आपदा प्रबंधन आदि में मदद मिलती है। इसका डिटेल देख लेते हैं। PSLV C62 इसरो का एक रॉकेट मिशन है। इसका मुख्य काम अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी पृथ्वी की निगरानी करना है। मुख्य उपग्रह है कौन सा है? EOS N1। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसका जो मेन उपग्रह है EOS N1 है जो क्या करेगा? भूमि, खेती, मौसम और पर्यावरण पर नजर रखता है। मिशन में कई छोटे सैटेलाइट्स भी भेजे जाते हैं। उपयोग आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी, जल संसाधन अध्ययन, सुरक्षा और सर्वेक्षण। PSLV को भारत का वर्क हॉर्स रॉकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्क हॉर्स रॉकेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2026 में क्यों घटा? क्यों घटता है? RBI का हस्तक्षेप हुआ। ऑप्शन सी सही है। रुपए को स्थिर करने के लिए RBI डॉलर बेचता है जिससे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घटता है। पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 696 अरब डॉलर था, लेकिन घटकर अब कितना हो गया है? 687 अरब डॉलर के लगभग रह गया है। जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में भंडार में लगभग 9.8 अरब डॉलर की गिरावट के बाद यह लगभग 686.8 अरब डॉलर रह गया है। गिरावट का कारण RBI का बाजार में हस्तक्षेप और डॉलर की बिक्री। जब RBI डॉलर बेचेगा तो रुपया स्टेबल होने की कोशिश करता है, उसी के कारण से ये मुद्रा जो है फॉरेक्स रिजर्व घटता है। अगला देख लेते हैं।
भारत की डिजिटल करेंसी को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? डिजिटल रुपी, ई रुपीस। आरबीआई द्वारा जारी सीबीडीसी को डिजिटल रुपी कहा जाता है। भारत की डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया है, ई रुपीस। इसकी शुरुआत आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 नवंबर 2022 को, कब? 1 नवंबर 2022 को की थी। पहले होलसेल डिजिटल रुपी यानी ई रुपी होलसेल शुरू हुआ। फिर 1 दिसंबर 2022 को, कब? 1 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 2022 से रिटेल डिजिटल रुपीस यानी ई रुपीस रिटेल आम लोगों के लिए लॉन्च हुआ। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा IICDEM 2026 किससे संबंधित है? चुनाव प्रबंधन से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, जिसका आयोजन भारत करता है। और डिटेल देख लेते हैं। दुनिया के देशों को लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण देना इसका वर्क है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की प्रक्रिया साझा करना। भारत में आयोजित होने वाला यह संस्थान वैश्विक स्तर पर चुनावी सहयोग को मजबूत करता है। इसकी पहचान बनी ग्लोबल लीडर इन इलेक्शन मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी? IICDEM की पहचान किसके रूप में? ग्लोबल लीडर इन इलेक्शन मैनेजमेंट के रूप में। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है DGMS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। DGMS खदानों में श्रमिक सुरक्षा से संबंधित एक संस्था है। DGMS की स्थापना 1901 में की गई थी। अगला देख लेते हैं। वेमर ट्रायंगल कौन से 3 देश शामिल हैं? वेमर ट्रायंगल में कौन से 3 देश शामिल हैं? आप कहेंगे फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। कुछ और ट्रायंगल है जिसका मैं डिटेल बता रहा हूँ। बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल है मियामी, बरमूडा द्वीप और पुर्टो रिको, ये जो है 3 स्थानों से मिलकर बरमूडा ट्रायंगल बना है। एक ट्रायंगल और है इंडिया फ्रांस यूएई ट्रायंगल। उभरता एक रणनीतिक समूह है जिसमें फ्रांस, भारत और यूएई शामिल हैं। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार सहयोग के लिए यह चर्चित है। एक और ट्रायंगल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल, वैश्विक शक्ति संतुलन। इसके देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। विश्व राजनीति में सबसे शक्तिशाली त्रिकोण माना जाता है। अगला देख लेते हैं गोल्डन ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ट्रायंगल ड्रग्स उत्पादन क्षेत्र है। ये देश है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। अवैध ड्रग्स उत्पादन के लिए कुख्यात क्षेत्र माना जाता है। अगला देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी जल मापन किस नदी पर किया जा रहा है? आप कहेंगे गंगा और पद्मा। गंगा और पद्मा, गंगा भारत में और पद्मा बांग्लादेश में एक ही नदी प्रणाली है। ठीक है, इसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं गंगा नदी की। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद गोमुख उत्तराखंड से होता है। कहाँ से होता है? आप कहेंगे गंगोत्री हिमनद गोमुख कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। यहाँ से गंगा नदी निकलती है। गंगा का आरंभिक नाम भागीरथी है। आरंभिक नाम क्या है? भागीरथी। लेकिन देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा अंततः बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य पूर्वोत्तर में यही है।
अगर पूर्वोत्तर में 7 सिस्टम सबसे बड़ा राज्य है तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। इसमें प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां हैं? आदि, न्यासी, अपातानी, मोनपा और गालो। 5 जनजातियां मुख्यतः पाई जाती है। आदि, न्यासी, अपातानी, मोनपा और गालो, यह प्रमुख जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। प्रमुख नदियाँ क्या है? सियांग, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, सियांग, सुबनसिरी, लोहित और दिबांग, ये प्रमुख यहाँ की नदियाँ हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को हाइड्रो पावर हब भी कहा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश को क्या करते हैं? हाइड्रो पावर हब भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। जनवरी 2026 में वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा देश जहां बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अभी हाल ही में हुआ है, बहुत विरोध हुए हैं। कहाँ पर? ईरान में। क्यों हुआ है? आर्थिक संकट और महंगाई के कारण। आर्थिक संकट और महंगाई के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। क्यों? क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अगला देख लेते हैं। भारत का संविधान किस देश के संविधान से फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा लेता है? फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अगला देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कहाँ से इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन है। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? आप कहेंगे वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के कारण श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड के कारण श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और जो ऑप्शन में है MS स्वामीनाथन, वर्मा समिति और नॉर्मन बोरलॉग, इसका भी हम डिटेल देख लेते हैं नीचे। MS स्वामीनाथन, इनका डिटेल देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके जनक कहे जाते हैं। उच्च उपज किस्म बीजों को बढ़ावा दिया। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में ऐतिहासिक योगदान इनका रहा, MS स्वामीनाथन का। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज कब मिला? 1987 में नवाजा गया। किससे? वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में इन्हें इस प्राइज से नवाजा गया था। अब अगला आती है वर्मा समिति, जस्टिस GS वर्मा कमेटी। कब गठन किया गया था? 2012 में, जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद इसका गठन हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं की सुरक्षा और कानून सुधार पर सुझाव देना। सिफारिशें, यौन अपराध कानूनों को सख्त करना। ठीक है, ये इसकी सिफारिशें रही हैं। अगला है वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक अपने पीछे देखा है, जनक कहे जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड के प्रमुख कर्ता है। अमूल आंदोलन के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आए हैं। विश्व में, ये इंडिया में नहीं, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उच्च उपज गेहूं किस्म विकसित की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। गेहूं की किस्म के लिए किसको मिला है? नॉर्मन बोरलॉग को। नोबेल शांति पुरस्कार 1970 में से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब नोबेल प्राइज दिया गया था? 1970 में। अगला देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय कौन लगाता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका अनुमान लगाता है। ठीक है, यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पूरा डिटेल भी, इस चारों का बहुत डिटेल अंदर पढ़ाया, नीचे दिखाया हूँ आपको, इसको जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य, आप कहेंगे 42वां संविधान, 42वां संशोधन जो है, संशोधन जो हुआ था उसमें ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं।
1976 के 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ऊपर था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये लागू हुआ था 1971 में। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति दी गई। क्या किया गया? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री पावर ओवर टू फंडामेंटल राइट्स के रूप में ये जाना जाता है। 42वां संशोधन जो है, इसे इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में मिनी संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे सुधार हुए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, ये बार बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और केंद्र की शक्तियां बढ़ाई गई। केंद्र की शक्तियां क्या है? बढ़ाई गई। अगला देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वो हुआ था 1978 में। संपत्ति के अधिकार को, पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह एक कानूनी अधिकार बन के रह गया। आर्टिकल 300A में इसका वर्णन है। आपातकाल से जुड़ी कई कठोर धाराएं जो हैं उसको हटा दिया गया। और अंत में देख लीजिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये जो है रिलेट करता है किससे? डिफेक्शन ऑब्लिक पार्टी स्विचिंग, पार्टी दल बदल कानून से इसे रिलेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में शून्य घंटा यानी 0 आवर्स किस सदन से संबंधित है? आप कहेंगे लोकसभा से। 0 आवर्स एक संसदीय प्रक्रिया है जो लोकसभा में अपनाई जाती है। इसका डिटेल देख लेते हैं। शून्यकाल भारतीय संसद की एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक नहीं है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। यह प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर्स के तुरंत बाद आता है। जब क्वेश्चन आवर्स हो जाते हैं उसके बाद शून्यकाल आता है। इसका समय लगभग 12 बजे के आसपास होता है। इस दौरान जो सांसद होते हैं वो जनहित से जुड़े तत्काल मुद्दे उठाते हैं। यह संविधान या नियम पुस्तिका में औपचारिक रूप से उल्लिखित नहीं है। यह कहीं संविधान में या नियम पुस्तिका में इसका डिटेल वर्णन नहीं है। एक औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।